दुबई अपनी गगनचुंबती इमारतों और ग्रैंड शॉपिंग मॉल्स के साथ एक ऐसे शहर की तस्वीर पेश करता है जो कल्पना से परे है। वहां सब कुछ भव्य, शानदार और दुनिया को इंप्रेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन इस ग्लैमरस सिटी को, जिसे कई लोग फ्यूचर की राजधानी के रूप में देखते हैं, उसका एक ऐसा पक्ष भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक छिपा हुआ पक्ष जहां सोना धूल में मिल जाता है और ग्लैमर एक कठोर दम घुटने वाली रियलिटी को दर्शाता है। उस जगह को सोनापुर कहा जाता है। ज्यादातर विजिटर्स के लिए यह सिर्फ एक अननोन नाम है, टूरिज्म मैप से दूर एक लोकेशन, लेकिन हजारों माइग्रेंट वर्कर्स के लिए सोनापुर आज डेफिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस है। हम आपको दुबई के बीच इस इंटरनल डिफरेंसेस को दिखाने के लिए ले जाएंगे। एक तरफ जहां लग्जरी लाइफ है और दूसरी तरफ जहां बुनियादी चीजों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। दुबई पर्शियन गल्फ के साउथ ईस्टर्न तट पर अरब रेगिस्तान के ठीक बीच में स्थित है। एक स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग जो इसे मिडिल ईस्ट, यूरोप, एशिया और अफ्रीका से आसानी से जोड़ती है। यह यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का हिस्सा है, जो कि 7 एमिरेट्स का एक संघ है और दुबई उनमें से एक है, जो बहुत से लोगों को सरप्राइज्ड करता है। दुबई के अलावा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अबू धाबी, रास अल खैमा, शारजाह, अल ऐन, उम क्वैन और अजमान है। हालांकि दुबई ज्यादा फेमस सिटी है। देश की राजधानी अबू धाबी है। दुबई एक प्रभावशाली शहर है जो पूरे वर्ल्ड पर सबसे एक्सट्रीम क्लाइमेट में से एक में बना है। विशाल रेत के टीलों से घिरा हुआ है और पर्शियन गल्फ से नहाया हुआ। ये अपने कॉन्ट्रडिक्शंस के लिए खड़ा है। एक तरफ गगनचुंबती इमारतें और ग्लैमर का ढेर, दूसरी तरफ रेगिस्तान की रेत का अंतहीन विस्तार। यह शहर जो आज धन और मॉडर्निटी का सिंबल है, वो 20वीं सदी की शुरुआत में बिल्कुल अलग हुआ करता था। दुबई एक साधारण मछली पकड़ने वाला गांव था। स्थानीय बंदरगाह ने इस क्षेत्र का विकास किया, जिसने समुद्री व्यापार और मोती की खेती को बढ़ावा दिया और दुबई को अरब दुनिया में एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर में बदल दिया। लेकिन असली उछाल 1966 में आया, जब शहर से लगभग 120 किलोमीटर ईस्ट में तेल की खोज हुई। तेल द्वारा लाया गया धन तो बस शुरुआत थी। दुबई समय के साथ पीछे नहीं बैठा। शहर ने अपनी अर्थव्यवस्था में डाइवर्सिटी लाई, जिसमें आज कॉमर्स, फाइनेंस सर्विसेज, टूरिज्म और बहुत कुछ शामिल है। इन सभी प्रयासों का परिणाम एक ऐसा शहर है जो अब केवल तेल पर निर्भर नहीं है और जो हर दिन खुद को एक नया रूप देता है। हालांकि शहर को मॉडर्नाइज्ड करने में ढेर सारा पैसा खर्च करने के बावजूद इन इन्वेस्टमेंट्स को विजुअल चेंजेस की ओर निर्देशित किया गया है, जबकि स्ट्रक्चरल इश्यूज को छोड़ दिया गया है। इसका एक क्लियर एग्जाम्पल है सीवेज टैंकर्स, जो कि एक मेन इशू हो गया है क्योंकि शहर का सीवेज सिस्टम का कंस्ट्रक्शन 2025 तक कंप्लीट नहीं होगा। इसी के साथ दुबई दुनिया की टॉप रैंकिंग में एक कंटिन्यूअसली स्टेबल हो गया है। लेकिन कई क्षेत्र जो कभी उपजाऊ थे, उनका उपयोग इमारतों और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया गया है। ये याद रखने योग्य है कि 2004 और 2019 के बीच इस शहर की पॉपुलेशन 1 मिलियन से बढ़कर प्रेजेंट में 3,300,000 रेजिडेंट्स तक पहुंच गई है। खराब और अनप्लान्ड डिसीजंस की एक सीरीज ने इन्हें फूड प्रोडक्शन की आवश्यकता को बढ़ा दिया और देश को सेल्फ सफिशिएंट होने के प्रयास में आबादी की सप्लाई के लिए इंपोर्ट की और अधिक आवश्यकता पड़ने लगी। जैसा कि हमने अभी मेंशन किया कि दुबई वर्तमान में 3 मिलियन से अधिक रेजिडेंट्स की आबादी है। उनमें से लगभग 90% विदेशी हैं। ये मिक्स्ड कल्चर्स का शहर है, जहां इस्लाम प्रमुख धर्म है और लग्जरी आज कॉलिंग कार्ड है और हर एक नई इमारत भविष्य में आपका स्वागत करने के लिए चिल्लाती हुई प्रतीत होती है। अब जबकि हमारे पास जियोग्राफिक और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, आइए देखें कि वास्तव में ये क्या मायने रखता है। कल्पना कीजिए कि एक तरफ एक अदृश्य रेखा को पार करते हुए दुबई के 5 स्टार होटल्स, आर्टिफिशियल बीच और शानदार रेस्टोरेंट्स हैं, जहां टूरिस्ट धूप में आराम करते हैं। दूसरी ओर एक ऐसा क्षेत्र जो एक पैरेलल यूनिवर्स में मौजूद प्रतीत होता है, जहां सेल्फ एग्जिस्टेंस के लिए हर कदम स्ट्रगल भरा है और उस जगह को सोनापुर कहा जाता है। एक रेजिडेंसी जो जेल की तरह दिखता है, ये वो जगह है जहां इमिग्रेंट वर्कर्स रहते हैं, जो अपने सपनों का दुबई बनाते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया की चमक की बजाय लग्जरी और दिखावे से दूर रियलिटी में रहते हैं। सोनापुर तंग झोपड़ियों का एक स्थान है जहां कमरों से लेकर
टायर्ड रूटीन के भार तक सब कुछ साझा किया जाता है। ये एक ऐसी जगह थी जहां ऊंट चराने वाले रेगिस्तान को पार करते थे, जहां जीवन सामान्य था जब तक कि अचानक सब कुछ बदल नहीं गया। जहां पर तेल की खोज हुई तो इस गांव को प्लेनेट पर सबसे अमीर प्लेसेस में से एक में बदल दिया गया और एक मॉडर्न गोल्ड रश की तरह अवसरों की तलाश में दुनिया भर के लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तब अन्य देशों से वर्कर्स को लाने के लिए अभियान शुरू हुए। आज दुबई की लगभग 85% आबादी इमिग्रेंट से बनी है। वे पूरे साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप और यहाँ तक कि अमेरिका से आते हैं, जहाँ हर किसी के लिए जगह है। सोनापुर में वर्कर्स का जीवन इस लग्जूरियस लाइफ के विपरीत एक दर्दनाक सच्चाई है। लेकिन फिर ये लोग इन परिस्थितियों में रहना क्यों स्वीकार करते हैं? इसका उत्तर आपके विचार से कहीं अधिक जटिल है। ये याद रखने योग्य है कि जो लोग अपने संबंधित देशों को छोड़ते हैं वे बेहतर जिंदगी की तलाश में होते हैं। इसलिए इनमें से कई वर्कर्स को उम्मीद होती है कि उन्हें मिलने वाले धन से वे अपने परिवार की सपोर्ट कर पाएंगे और अपने परिवारों को बेहतरीन जिंदगी प्रदान कर पाएंगे। दुर्भाग्य से यहाँ ये एक प्रकार का माफिया है। कई कंपनियां हैं जो इन दूसरे देशों जैसे कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस से वर्कर्स को हायर करते हैं और उन्हें इस वादे के साथ यहाँ लाते हैं कि उनके पास हाउसिंग, फूड और ट्रांसपोर्टेशन, उनकी जरूरत की हर चीज, यहाँ तक कि मेडिकल इंश्योरेंस भी होगी। लेकिन रियलिटी काफी अलग है। जब ये वर्कर्स दुबई में उतरते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वादे सिर्फ खोखले शब्द हैं। उनके जीवन में बहुत प्रेसफुल सुधार एक नौकरी के रूप में प्रच्छन्न गुलामी में बदल दिया जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि वे वापस क्यों नहीं चले जाते हैं। लेकिन ये एक कॉम्प्लेक्स रियलिटी को छुपाता है। जो लोग अपनी नौकरी खो देते हैं उनके पास नई नौकरी खोजने के लिए सिर्फ 30 दिन होते हैं, नहीं तो उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में, कई लोगों के लिए कोई भी नौकरी लेना ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है और इसीलिए ये एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जहां वे अनगिनत प्रतिबंधों के साथ रहते हैं। अपने परिवारों को कुछ पैसे भेजने के लिए न्यूनतम बचत करते हैं जब वे मोस्टली एक्सेसिव आवश्यकता में रह सकते हैं। यहां तक कि बुनियादी खर्चों को पूरा करने के लिए भी संघर्ष करते हैं। मिसाल के तौर पे दुबई में एक क्लीनर की मंथली सैलरी लगभग 800 दिरहम है। इस अमाउंट का लगभग 80% अपने परिवार को भेजता है और बाकी का उपयोग खुद के खर्च करने के लिए रखता है। कुछ देशों की तुलना में ये एक एक्सेप्टेबल वेतन की तरह लग सकता है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दुबई में रहने की लागत बहुत अधिक है। एक छोटे स्टूडियो अपार्टमेंट के रेंट के लिए हर एक वर्कर 5 अन्य लोगों के साथ एक कमरा साझा करता है ताकि जितना संभव हो सके बचत की जा सके और बुनियादी जरूरतें जैसे कि खाना, कपड़े और ट्रांसपोर्टेशन की का खर्च मैनेज हो सके। इन वर्कर्स के दिन लंबे और थकान भरे होते हैं। अक्सर सोनापुर में काम करने वाले पुरुषों के पास अपनी स्वच्छता बनाए रखने के लिए मिनिमम फैसिलिटीज भी नहीं होती हैं। दुबई में प्रवासी वर्कर्स के लिए घर, जिन्हें वर्कर्स कैंप या लेबर कैंप के रूप में जाना जाता है, इन स्थानों में अक्सर अनिश्चित स्थितियां होती हैं। कई वर्कर्स के लिए लगभग 10 वर्ग मीटर के स्थानों में 10 या 15 लोगों की क्षमता वाले छोटे कमरों को शेयर करना आम बात है। स्वच्छता सुविधाएं आमतौर पर सामुदायिक होती हैं, जिनमें बड़ी संख्या में निवासियों द्वारा साझा किए जाने वाले शौचालय और शावर्स अक्सर मरम्मत की इनएडिक्वेट सिचुएशन में होते हैं। लगभग कई जगहों पर तो शावर ही नहीं है। इसका समाधान एक बाल्टी पानी का उपयोग करना है। रसोई सामुदायिक है, स्पष्ट रूप से गंदी और पूरी तरह से अन्य देशों के गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है। लोग उन स्थानों पर भीड़ में रहते हैं जो सामान्यतः स्वयं द्वारा बनाए जाते हैं। सबसे हॉरिफाइंग बात यह है कि यहाँ पाइपलाइन और वेंटिलेशन सिस्टम्स भी रिस्पॉन्सिबल बॉडीज के सुपरविजन के बिना वर्कर्स द्वारा ही बनाए गए थे। हालांकि इनमें से कई हाउसिंग एरिया में उच्च तापमान के कारण एयर कंडीशनिंग की सुविधा उपलब्ध है और इसीलिए जो वेतन पहले भविष्य के लिए एक वादा लगता था, अब वो खर्चों को पूरा करने और घर पैसा भेजने के लिए पर्याप्त साबित नहीं होता है। समृद्धि की उम्मीद केवल जीवित रहने के संघर्ष में बदल जाती है। इनमें से कई अप्रवासी कर्ज में डूब जाते हैं, जहां एक नई शुरुआत की उम्मीद अधिक से अधिक दूर होती जाती है। क्या अब आप समझ सकते हैं कि वे क्यों वापस नहीं जाएंगे? आप बिना पासपोर्ट, बिना पैसे और कर्ज में बंधे होने की सूरत में वापस कैसे जा सकते हैं?
इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना चाहिए कि इनमें से कई वर्कर्स को सैलरी ही नहीं दी जाती है। ये लोग अपने साथ बहुत सारे सपने लेकर आते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, दुबई में बेहतर जीवन का वादा एक दर्दनाक सच्चाई में बदल जाता है, जो शरीर और आत्मा को खा जाती है। वे बिना आराम किए काम करते हैं, एक ऐसी यात्रा का अंत देखे बिना जो लगातार चलती रहती है, जबकि शहर की खूबसूरती दूर तक चमकती है। और यह सिर्फ शारीरिक थकावट नहीं है, बल्कि मानसिक लड़ाई भी है। अकेलापन और खालीपन निरंतर बना रहता है, जिसमें हर दिन एक जैसा लगता है, बिना रंग और बिना आशा के। दुबई की चमक, जो कभी एक नई शुरुआत का प्रतिनिधित्व करती थी, अब कुछ लोगों के लिए एक घुटन भरी छाया है। वजन इतना असहनीय हो जाता है कि जीवन स्वयं अपना अर्थ खो देता है। दुबई में लग्जरी अनइमेजिनेबल स्तर तक पहुंच चुकी है। सोने की परत छड़ी कारें, दिखावटी हवेलियां और ऐसे उत्पाद जो सीधे किसी फिक्शन स्टोरी से निकले लगते हैं। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में यह संभव है। जिन क्षेत्रों में ये लोग रहते हैं, उन्हें रिस्क जोन माना जाता है। स्थानीय अधिकारियों द्वारा स्पष्ट कारणों से मना किए जाने के बावजूद भी इनसे बचें। इन समुदायों का दुख, परित्याग और क्रूर वास्तविकता शहर की शानदार छवि से मेल नहीं खाती। दुबई को बाहर से देखने वाला कोई भी व्यक्ति एक आधुनिक स्वर्ग देखता है, जहां सब कुछ संभव लगता है, लेकिन यह छवि सावधानी से बनाई गई है। 5 स्टार होटल्स, अवार्ड विनिंग रेस्टोरेंट्स और स्पेशल इवेंट्स कहानी का केवल एक अंश बताते हैं। सच्चाई यह है कि चमक के पीछे एक ऐसी प्रणाली है जो सबसे कमजोर लोगों का शोषण करती है। दुबई वर्कर्स को एक ऐसी मशीन में बदल देती है जो कभी नहीं रुकती, जबकि टूरिस्ट एक आकर्षक शहर की यादों के साथ घर लौट जाते हैं। माइग्रेंट वर्कर्स एक ऐसे सपने के लिए बलिदान किए गए जो कभी उनका था ही नहीं। सोनापुर एक साइलेंट डार्क रिमाइंडर है कि कुछ लोगों की विलासिता कई लोगों के बलिदान पर बनी है। लेकिन क्या ये कहानी एक दिन दुबई की कहानियों का एक हिस्सा होगी?